भगवान धन्वंतरी का वंदन करके हम अपने सत्र को प्रारंभ करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माधव निदान का सत्र जो है वो हम शुरू करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि छर्दी के पूर्व रूप। जब भी कोई बारिश आने वाली होती है तो सब जगह बादल छा जाते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि अब बारिश होने वाली है। उसी तरह से छर्दी रोग होने वाला है, उल्टी की बीमारी मतलब पूरा स्थान संशय करके व्यक्त होने वाली है। उसके पहले कुछ पूर्व रूप के लक्षण दिखते हैं तो हम समझ जाना चाहिए कि अब उल्टी आने वाली है। ये सब आप लोगों ने अनुभव किया है, वही चीज ग्रंथों में है और एक एक सूत्र एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि हिर्लास उद्गार रोधो च प्रसेको लवणस्तनुः द्वेषो अन्न पाने च भृशम वमिनाम पूर्व लक्षणम। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को उल्टी आने वाली है तो क्या शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले उबकाई आने लगती है, जी मिचलाने लगता है, हुरलास होता है। हुरलास उद्गार रोधो च मतलब ढकार साफ नहीं आता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो अटका हुआ है। ढकार का जो हवा निकलने वाली है उदान वायु वो ठीक से नहीं निकल पाती है। फिर मुंह से प्रसेक होता है, मुंह से पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, ऐसा लगता है कि सलाइवेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और लवणस तनुहु मतलब नमकीन, ऐसे पानी टपकने जैसा फील होने लगता है। द्वेषो अन्न पाने च खाने पीने में द्वेष हो जाता है, रुचि नहीं रहती है, बहुत ज्यादा अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ये वमन के पूर्व रूप हैं। अब इसके बारे में टीकाकार क्या बोलते हैं, पूर्व रूपम आह हृदय इत्यादि। पूर्व रूप जो है वो हृदय आदि से बताया गया है। उद्गार रोध उद्गार अप्रवृत्ति ही मतलब ये बोल रहे हैं कि ढकार रुक जाता है। जैसे अतिसार में अपान वायु पहले रुक जाता है और उसके बाद में फिर अतिसार जोर से आता है, उसी तरह से यहाँ पे अपान यहाँ उदान वायु रुक जाता है, ठीक से वो क्लियर नहीं हो पाता है। और जैसे कि अतिसार में कभी अपान वायु रुक जाता है, फिर आए तो अतिसार के साथ मल निकल जाता है। उसी तरह से वमन रोग जब शुरू होने वाले तो ढकार रुक जाता है और जब आता है तो जोर से उल्टी आती है। और आमाशय में अपक्व आहार द्रव्य भी आने लगते हैं। फिर बोल रहे हैं कि प्रसेको मुख प्रसेक तस्य लवणत्वं प्रभावात् आमाशयोत्क्लेश भवत्वेन कफ विदाह विदाहाद्वह तनुर अघनो अल्पो वा। इसका मतलब यह है कि प्रसेक जब होता है मुंह में पानी भरकर आने लगता है, या कुछ रोग का ही प्रभाव है कि प्रसेक में जल नमकीन होता है। और ये टिपिकल सिम्टम है कि छर्दी के पूर्व रूप में मुंह में नमकीन पानी आने जैसा फील होता है। ये पेशेंट को जो है सिम्टम्स पेशेंट खुद ही बताते हैं। उसी तरह से आमाशय में उत्क्लेश होने से आमाशयस्थ
उदक हरियाम्ल भी जो मतलब एक एसिड का जो प्रमाण है वो अति मात्रा में उत्कृष्ट होने लगता है, जिसको हम HCl बोलते हैं, मतलब अपने मॉडर्न के भाषा में। इसी को यहाँ पे उदक हरिकाम्ल ऐसा बोला है। और कफ जो है वो विदग्ध हो जाता है, क्लेदक कफ, और उसके वजह से नमकीन हो जाता है, क्योंकि विदग्धो लवणः कफः ऐसा बताया। तो विदग्ध कफ जो है वह मुंह से आने लगता है। तनु मतलब पतला और स्वच्छ या अल्प मात्रा में यह नमकीनपना ऐसा फील होने लगता है। लवणस तनु, तो हल्का नमकीनपना आने लगता है। तो मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग समाचार शुरू करते हैं। आप लोग अपना अपना अनुभव बताइए। डॉक्टर कंचन मैम, आप कभी ट्रैवलिंग करती हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि उल्टी आने वाली है तो नमकीन ऐसा फील हो रहा है? प्रणाम सर। प्रणाम। मोस्टली सर मुझे सर्दी का तो कंप्लेंट नहीं रहता है, पर ये अनुभव मैंने जरूर किया है। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मुझे लगता था सर, मतलब ये ऐसे उबकाई जैसे आना, जी में चलना, कुछ भाजी को मतलब सब्जी बना रहे हैं हम तो उसको छोड़ दिया तो मुझे लगता था सर ऐसे कि वोमिट जैसे आ रहा है। पर तब भी मुझे इतनी वोमिटिंग की तकलीफ रही नहीं। बस थोड़ा सा लगता था पहले, एक दो ही वोमिटिंग हुई होगी मुझे, पर इतना ऐसे कुछ नहीं है। पर पेशेंट बोलता है सर, अभी कल ही मुझे एक पेशेंट का कॉल आया था। परसों के दिन मैंने एक मतलब 19 इयर्स की लड़की को देखा था, जो कि उन्होंने खुद का डायग्नोसिस माइग्रेन करके आए थे। तो मैंने उनको कुछ ट्रीटमेंट दिया था, तो वो जाने के बाद घर पे लिया उसने, और फिर मुझे दोपहर में फोन करते, मैम ये सुबह का डोज लेने के बाद ना मुझे ऐसे वोमिट जैसे लग रहा है। तो मैंने बोला वोमिटिंग हो रही होगी तो हो देना, मतलब होने देना पूरा। तो बोलती है ठीक है, बोलते हैं कि ये मेडिसिन की वजह से ही हुआ मुझे। मैंने बोला ऐसे तो नहीं है, पर वो उसको सेंसेशन आ रहा था और वो बोल रही थी मैं उसको रोक देती हूँ। तो मैंने बोला उसको रोको मत, आ रही हो तो आने देना। होता है सर, बहुत बार पेशेंट को मेडिसिन की वजह से बोलता है या फिर उसको साइकोलॉजिकल होता है। तो इसमें जैसे मुंह में पानी जैसे भरा हुआ ऐसे लगता है कि अभी जाके वोमिट कर दूं पूरा, ऐसे लगता है सर। वो पानी का टेस्ट भी बताता है, कभी कभी खट्टा है, कभी कभी ऐसे मीठा टाइप है, ऐसे बताता है सर। जी सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर विकास कुमार जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो आपने पूर्व रूप की अवस्था में पहचान लिए? किसी को कुछ सर। हाँ जी सर बताइए। सर तो होता ही है, उत्कलेश जैसा महसूस होता है, जैसे कुछ मुंह में पानी जैसा आ रहा हो, इस तरह का महसूस होता है। तो ट्रेवलिंग में भी हो सकता है, यहाँ जो गैस बनती है लोगों को, उदावर्त होता है उसमें भी होता है। और कई बात है किसी चीज से जैसे घिन आती है तो भी महसूस होता है। और और जैसे उसका होता है सर, इससे ब्रेन का कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है तो वो तो एडवांस तुरंत हो जाता है, उसमें तो पता ही नहीं चलता है बाद में। और उस लक्षणों में तो पता चलता है कुछ उत्क्लेश होता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें तो एडवांस तुरंत हो जाएगा। तो ऐसा मैंने कई मैं रोगियों में महसूस किया है कि तुरंत वोमिटिंग हो जा रही है, कुछ उसको पता ही नहीं चल रहा है, तो टेस्ट कराने पे कुछ ब्रेन की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है सर। जी, कोई और कुछ बताना चाहता है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, सब टाइप्स पढ़ते हैं। डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, माधुरी यादव मैम, कुछ बताना है तो बताइए। विनीता चौहान मैम, नहीं बताना है तो हम आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर का श्लोक देखते हैं। इसमें वातज छर्दी के लक्षण, अब इसमें वायु का डोमिनेंस है और वायु के ही सारे सिम्टम्स इसमें दिखाई देंगे। तो क्या बताया हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं हृद पार्श्व पीड़ा, मुख शोष शीर्ष, नाभ्यर्थी कास स्वर भेद तोदयी, उद्गार शब्द प्रबलम, सफेनम विच्छिन्न कृष्णम, तनुकम कषायम, कृष्ण चाल्पम महता च वेगे, नार्तो नीला छर्द अत्यह दुखम। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि वायु का डोमिनेंस है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, वायु का चल गुण बढ़ा है, वायु का सूक्ष्म गुण बढ़ा है, वायु का मतलब सारे जो गुण है वायु के वह, और अग्नि मंदता तो है ही। तो इसमें कैसे बता रहे हैं कि हृदय में, पार्श्व में, नाभि में और सिर में पीड़ा होती है। मुंह सूखता है क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा आती है, मुंह बार बार सूखता है, तथा नाभि प्रदेश में पीड़ा होती है। नाभ्यर्थी, नाभि प्रदेश में ऐसे पेन होता है, ऐसे पेट में दर्द हो रहा होता है।
और फिर बोल रहे हैं कास स्वर भेद तोदई, मतलब कास और स्वर भेद होता है, तोद होता है, तोद मतलब सुई चुभ होने की तरह ऐसा वेदना होती है। फिर बोल रहे हैं कि वमन जो है बड़ी कठिनता से आता है और उसमें बहुत ज्यादा शब्द आते हैं, उद्गार शब्द प्रबलम सफेनम, उसमें बहुत कठिनता से आता है, प्रबल वेग के साथ आता है, उसमें पेट दर्द भी होता है, उल्टी के समय वेग बड़ी ही ऊंची आवाज देकर आता है, बहुत ज्यादा जोर देकर आता है, ढकार बहुत ज्यादा आते हैं, वमन का मल जो होता है वो जो भी निकलता है वो झागदार होता है, सफेनम, उद्गार शब्द प्रबलम, मतलब बहुत ज्यादा आवाज आती है कि सब जगह पता चल जाता है कि इंसान को उल्टी आ रही है और बहुत ज्यादा झाग आता है। उसी तरह से बोल रहे हैं विच्छिन्न कृष्णम तनुकम कषायम, मतलब इसमें कटा हुआ और काले रंग का आता है, ऐसा विच्छिन्न कट कट के छोटे छोटे पीसेस करके आता है, तनुकम कषायम, कसैला होता है, पतला होता है, मतलब मुंह का स्वाद है ना, पूरा जायका एकदम बिगड़ जाता है, जिस तरह से सुपारी खा लिया, त्रिफला खा लिया, ऐसे कषाय के साथ में ऐसे अंदर खिंचता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से वमन करते समय मनुष्य को जितनी कठिनाई होती है उतने अपेक्षा मल कम निकलता है, मतलब इसमें ना ड्राई वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं, ड्राइनेस ज्यादा रहती है और उपकाई आने से मनुष्य व्याकुल हो जाता है। कृच्छेन चाल्पम महता च वेगे, वेग का जो है इंटेंसिटी बहुत जोर है, लेकिन अल्पम और कृच्छेन, इसको ध्यान दीजिए, कृच्छेन मतलब कठिनाई से उल्टी निकलती है और अल्पम बहुत कम निकलती है। फिर बोल रहे ना अर्थो नीला छड़ देती है दुखम, बहुत ज्यादा इसमें तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, कठिनाई से निकलती है और व्याकुलता बहुत ज्यादा होती है, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये सब तरह का उल्टी जो रहता है ये वातज टाइप का वमन समझना चाहिए। तो आप लोग कुछ बताइए, आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे वातज छर्दी के लक्षण। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, डॉक्टर अंजना मैम, कुछ बताइए आप लोग, वाट टाइप का ऐसा डायग्नोस किया है आप लोगों ने? हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ जी सर, ये तो सिम्टम है, मैंने खुद से मैं भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि जब कई बार बाहर का मेरे को ऐसा मतलब शुरू से ही रहा है, तो बाहर का खा लिया कुछ भी, घर में भी अगर थोड़ा सा भी ज्यादा खाया गया तो मेरे को बहुत जल्दी ऐसे होता है, तो फिर वही लगता है कि मुंह में पानी सा आ रहा है, तो वॉमिटिंग आने से पहले ये सिम्टम तो लगता ही है बहुत जल्दी, उसके बाद वॉमिटिंग आ जाती है। और मेरी डॉटर को, जो छोटी वाली है, अब तो +2 में है, तो उसको शुरू से ही ऐसा है कि जब के मतलब जैसे ही उसको लगे कि मेरे को वॉमिटिंग आ रही है, उसके मुंह में कुछ हो रहा है, मम्मा मुंह में कुछ टेस्ट अलग सा लग रहा है, पानी आ रहा है, तो बस उसके बाद झट से ही वॉमिटिंग हो जाती है। ये तो बहुत सा टिपिकल सिम्टम है वॉमिटिंग आने से पहले। जी, अनकंफर्टेबल सा लगता है और फिर मुंह में पानी पानी की फीलिंग होती है और उसके बाद वॉमिटिंग आ जाती है। जी। मैंने तो सर इतना ही एक्सपीरियंस किया सर, अपने पे खुद पे भी। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी एक्सपीरियंस है वो अच्छा बताया आपने। ठीक है सर। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर सुनीता पाल मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए। आज शशि मैम उठी नहीं है, शायद सोई है। डॉक्टर स्मिता शेंडे मैम, कुछ बताएंगी आप? डॉक्टर पवन जी अगर हैं तो कृपया आप बताइए अपना एक्सपीरियंस कुछ। पवन कुमार जी शायद बिजी हैं, योगा कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे हैं पित्तज छर्दी के लक्षण। पित्तज वाला जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं। इसमें बोल रहे हैं मूर्छा पिपासा मुख शोष मूर्ध्व तालवक्षि संताप तमो भ्रमार्तः पित्तम वृषोषणम हरितम सतिक्तम धूम्रम च पित्तेन वमेत सदाहम। इतना बढ़िया बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि पित्तज वमन में मूर्छा होती है, ऐसे चक्कर टाइप आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में आप लोग असेंबली में खड़े होंगे प्रेयर के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा ना धूप लगने की वजह से ऐसे मूर्छित हो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं धूप में। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन लोहगांव पुणे, तो ना वहाँ पे एक सर होते थे, मैं 5th या 6th में था, तो वहाँ पे ना एक पांडे सर हमारे होते थे, प्रिंसिपल सर। वो ना जब लेक्चर लेते थे ना तो 2-2 घंटा लेक्चर हो जाते थे।
मतलब फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड चला जाता था और सर ना भाषण देने आ जाते थे, तो और उनका मूड आ गया ना तो वो लेक्चर देने आते। तो धूप में सारे बच्चे आते थे, तो खाना पीना खा के कम ही आते होंगे बच्चे, सभी को चक्कर आता था, सभी को, और सारे बच्चे ऐसे बेहोश हो जाते थे और उनको वॉमिटिंग ऐसा आता था धूप की वजह से। तो यही चीज है, मूर्छा होता है, प्यास और मुख शोष होता है, मुंह सूखने लगता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, फिर मस्तक, तालू और नेत्रों में दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, भ्रम होता है, ऐसे चक्कर आता है, पीला पीलापन सारे जगह से दिखता है ऐसे। और इसमें बताया है कि तालु अक्षी संताप तमो भ्रमार्तः, तालु अक्षी इन सबके सामने बहुत दाह होता है, तमो भ्रमार्तः आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, भ्रम होता है, पित्तम भृशोषणम हरितम सतिक्तम, उसमें ना बहुत ज्यादा कड़वा और हरा पीला और जलता हुआ उष्ण उष्ण उल्टी आती है, रोगी के शरीर में दाह होता है बहुत ज्यादा। फिर बोल रहे हैं वमे सदाहम धूम्रम च पित्तम, शरीर में दाह होता है, गले में धुआं सा हुआ निकलता है, ऐसा फीलिंग होता है। वो मैं जब था ना 6th में था, तो मुझे भी एक बार उल्टी आ गया था, वो सर का लेक्चर हो रहा था, वो कुछ कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे, तो मुझे भी उल्टी हुआ और मुझे यही सारे सिम्टम्स याद है। फिर मुझे ऐसे चारों ओर ऐसे लगा कि पूरा पृथ्वी घूम रहा है, ऐसा पीला पीला हुआ और मैं बेहोश होने लगा। तो फिर मुझे पकड़ लिया गया और मुझे फिर वहां बैठाया गया और ठंडा पानी दिया गया, तो फिर मेरे को ठीक लगा, लेकिन यही सारे सिम्टम्स आ गए थे। तो आप लोगों का कुछ अनुभव है तो कृपया बताइए। इसमें टीकाकार बोलते हैं पित्तजा महामूर्छित इत्यादि तमो अंधकार दर्शन में धूम्रम कृष्ण लोहित वर्णम, मतलब पित्तज वमन के लक्षण बोल रहे हैं कि मूर्छित इत्यादि, तमह मतलब आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, धूम्र मतलब काले और लाल मिश्रित वर्ण वाला ऐसा सारा चीज दिखाई देने लगता है। पित्तज वमन के छर्दी के सिम्टम्स आप लोगों ने देखे हैं तो बताइए कृपया। डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपको कभी अनुभव हुए कि धूप में बहुत सारा काम कर लिया आप और फिर उसके बाद में उल्टी आने लगी और फिर ये सारे सिम्टम्स? डॉक्टर मुकेश साहू जी, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, कुछ बताइए कृपया। अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं कफत छर्दी पढ़ाता हूँ। कफत छर्दी के लक्षण, इसमें कफ के सिम्टम्स रहेंगे। इसमें बोल रहे हैं तंद्रा आस्य माधुर्य, कफ प्रसेक, संतोष निद्रा, रुचि गौरवार्तः, स्निग्धम घनु स्वादु, कफाद विशुद्धम, सरोम हर्षो अल्प रुजम वमेतु। इतना बढ़िया बता रहे हैं। इसमें वमेत तू, वमेत आधा तो है, फिर तू ऐसा है, मतलब उसको ज्यादा प्रभावशाली बताया। इसका मतलब ये है कि जब कफत छर्दी होता है, कफ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वमन के साथ में तंद्रा होती है, ड्राउजीनेस फीलिंग होता है, जैसे नींद आ रही है, इस तरह का फीलिंग होता है। फिर बोल रहे हैं आस्य माधुर्य, मुंह का स्वाद जो है वो मीठा मीठा हो जाता है बहुत ज्यादा। उसके बाद में आलस्य बहुत ज्यादा आता है। फिर बोल रहे हैं कफ प्रसेक, मतलब मुंह में बहुत ज्यादा लार टपकती है, बहुत ज्यादा प्रसेक होता है, मुंह जैसे पूरा कफ से लार से भर गया है। फिर जी भरा रहता है। फिर बोल रहे हैं संतोष निद्रा, पेट ऐसा भरा भरा लगता है। फिर निद्रा, नींद बहुत ज्यादा आती है। शरीर में बहुत ज्यादा अरुचि हो जाती है और भारीपन, गौरवार्तः, अरुचि भी हो जाती है, गुरुता हो जाती है। फिर इसमें कफ कैसा निकलता है, तो यह स्निग्धम घनम स्वादु कंठाद विशुद्धम, स्निग्ध रहता है, घन, गाढ़ा गाढ़ा, लेसदार, ऐसे जैसे थ्रेड की तरह कफ निकल रहा है। कफाद विशुद्धम, उसमें बहुत ज्यादा श्वेत वर्ण का कफ वाला बलगम ऐसे आता है। सरोम हर्षो, हॉर्लिकेशन होता है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से रोमांच और पीड़ा कम होती है, लेकिन ना ये उल्टी जो रहता है इसमें बहुत ज्यादा ऐसे कफ निकलता है, कफ युक्त ऐसा हो जाता है। जिसको सर्दी खांसी रहती है या ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को भी आप लोगों ने देखा होगा कि कफ युक्त ऐसे उल्टी आती है बहुत ज्यादा। टीकाकार बोलते हैं कफजा माह तंद्र इत्यादि, मतलब तंद्रा आदि से इन्होंने बोला है कि यह कफत छर्दी होती है। आस्य माधुर्यम मुखस्य मधुरसत्वम, इसका मतलब यह है कि मुंह का स्वाद जो है वो मीठा मीठा रहता है। संतोष यदि संतोष इव संतोषा अनन्नाभिलाष इत्यर्थ तृप्तो ही नानम नानम अभिलषति, इसका मतलब यह है कि मन और शरीर संतुष्ट रहता है, पेट बहुत ज्यादा भरा भरा रहता है, खाने पीने की कोई इच्छा नहीं रहती है। फिर बोल रहे हैं
अरुचि व्यवहार सामर्थ्यम स्वादुर मधुरम, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अरुचि रहता है, कुछ भी खाना पीना का मन नहीं रहता, खाने पीने में सामर्थ्य नहीं रहता है, स्वाद मीठा मीठा रहता है, विशुद्ध बिल्कुल सफेद, ऐसा ना कफ निकलता है। शुश्रुते शुक्लम हिम्रम सांद्र कफम कफेन, मतलब जो कफ निकलता है वो पूरी तरह से चिकना चिकना रहता है, बहुत ज्यादा सांद्र रहता है कफ। शुक्लम हिमम, ठंडा रहता है और सफेद, ऐसा कफ निकलता है। और ये बोल रहे हैं ना कि विशुद्ध कफ, अति शुभ्र, ऐसा हमें समझना चाहिए, ऐसा कफ निकलता है। और आप लोगों ने भी देखा होगा पित्तज छर्दी, कफत छर्दी, वातज छर्दी, इसका कुछ अनुभव मोनिका मैम आप बताएंगी? उल्टी का ऐसे कुछ अनुभव है तो मोनिका मैम बताइए। जी सर देखा है सर इस तरह से। अभी मैंने ये तो नहीं पढ़ा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अभी अभी ज्वाइन किया है सर, लेकिन हाँ ये जरूर है सर, जब बहुत ज्यादा मतलब कड़वी और खट्टी सी ये आती है सर, जब तब लगता है कि पित्तज ये है, वमन है। उस तरह से कफज होती है तो सर उसके अंदर बहुत ज्यादा कफ की तरह का निकलता है। यूजुअली जब कास साथ में होता है तो तब उस तरह की छर्दी सर होती है। अभी इसको एक बार पढ़ के समझ के फिर बताती हूँ सर। ठीक है, आप लोग ऐसा एक्सपीरियंस करेगा। डॉक्टर प्रणाम सर। हाँ जी बताइए मैम। सर जैसे कि मैम ने बताया, हम लोग पित्तज सर्दी अम्लपित्त के पेशेंट्स में देखा है, और कफज सर्दी जैसे कि किसी को कफज बाद कफज ज्वर है और ज्यादा है तो उसको कफज सर्दी, उसके बाद कफ की अधिकता होने पे हो जाती है। सर वातज सर्दी जो है, मैं उसी को मतलब तीनों को कंपेयर कर रही थी कि वातज सर्दी में जैसे उन्होंने कहा काला श्राव आता है, एक कभी रुक रुक के वॉमिटिंग होती है, सर ये किस डिजीज पे हम फील कर सकते हैं? सूखा ड्राइनेस वाला जब रहता है, उल्टी आती है, सूखी ऐसे उल्टी आती है, रिफ्लेक्स बहुत बार बार आता है, जी मिचलाता है और काला काला रहता है, जैसे कि किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा चल के आए, या फिर बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे जैसे वारी का अभी चलेगा ना, डिंडी शुरू होगा, लोग यहाँ से देहू रोड से शुरू होंगे, देहू के मंदिर से ज्ञानेश्वर महाराज का, वहां से पंढरपुर तक चलते हुए जाते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, कोई यात्रा करते हैं और ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, चल चल के और फिर भूख नहीं लगती है, तब वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होता है ड्राइनेस की वजह से, सूखा उल्टी ऐसा। शोक में भी होती है सर, शोक में कई बार कोई बहुत शोक में होता है तो उसको बार बार वॉमिट होती है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है, बस ड्राई वॉमिट ऐसे, और थोड़ा ही निकलता है, थोड़ा ही। मतलब वो पेशेंट बहुत आवाज करता है, ऐसा मतलब निकालने की कोशिश करता है, जैसे कि बहुत जैसे ऐसे बहुत करता है, पर उसमें से वॉमिट बहुत नहीं आता है, उसे ही बोलेंगे ना सर? हाँ जी सर। ताकत बहुत लगती है लेकिन निकलता थोड़ा है या नहीं भी निकलता है। अब पित्तस तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने भी खाना खा लिया, तेल मिर्ची मसाला वाला खाया और नेक्स्ट डे उनको पित्त की उल्टी, या दारू पी के लोग जो शराब पीते हैं उनको तो पित्त छर्दी बहुत होता है। प्रणाम सर। हाँ पवन जी बताइए। हाँ सर, जैसे वातज का जो बेसिक वो तो रहता ही रहता है, जो कलर उसका रहता है ब्लैकिश कलर तो रहता ही है पर उसमें जैसे किसी को लिवर की प्रॉब्लम है या गाल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, उन लोगों में अगर वात कारक कोई आहार खा लिया तो उनको रहता है, एक्सोब रहता है, पहले पूरे पेट में एपिगैस्ट्रिक रीजन में हैवीनेस रहेगा और ऐसा भारी भारीपन रहेगा, पीड़ा होने लग जाएगी। और पीड़ा के साथ साथ उसमें जैसे हमारे शास्त्रकारों ने बोला, पीड़ा और वेग के साथ, मतलब जिसमें ज्यादा पीड़ा, पहले ही पीड़ा का अनुभव हो और पूरा फोर्सफुल वॉमिटिंग आए। जैसे हम वमन भी कराते हैं सर, उसमें भी यही प्रोसीजर लगता है, जैसे हम वमक कारक द्रव्य देते हैं उसमें भी तो ऐसे ही फील होता है सर, पहले एकदम पीड़ा अक्षोभ होता है 200 के निकालने के लिए और फिर एकदम कितना वेग के साथ आता है। पहले तो उसमें भी सर ब्लैकिश कलर का ही आता है, फिर उसके बाद कफ और फिर पित्तांतक वगैरह ऐसा 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 स्टार्ट होता है। और सर पित्तज के अंदर जैसे जितने भी रहते हैं, इसमें पेप्टिक अल्सर के जितने पेशेंट रहते हैं और जिनमें गॉल ब्लैडर स्टोन के जितने पेशेंट रहते हैं, जॉन्डिस के काफी सारे पेशेंट रहते हैं सर। कई बार जो एकदम सडन वॉमिटिंग होती है तो इसमें
कई बार किडनी स्टोन के अंदर भी और अपेंडिसाइटिस के अंदर भी ऐसा टाइप का वोमिटिंग रहता है जिसमें पित्त का ज्यादा रहता है। जो और कईयों को जैसे जो अम्लीय पदार्थ बहुत ज्यादा खाते हैं उनको एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग की तरह रहता है। अम्ल पित्त वाले पेशेंट को तो ऊपर गले के ऊपर एसिड, वो गला पूरा जलता है। कई बार खा लिया और गला पूरा जलता है। और कई बार ऐसे भी होता है नॉन वेज, कई बार लोग ज्यादा खा लेते हैं लेट रात, जागरण मतलब ओवर फूडिंग करते हैं, उनका इतना क्षोभ होता है और वो पूरा निकलता है। जिनको हाइपर एसिडिटी निकलता है, जब तक उनका निकले ना तब तक उनको शांति नहीं पड़ती। वो भी ऐसे ही रहता है सर उसमें। और कफ वाले के भी आपने जैसे बता दिया, जैसे जब कफ का ज्यादा उत्कलेश हो जाता है, कफ मौसम के अनुसार भी बच्चों में तो अक्सर होता ही है सर। ये अभी जो वसंत ऋतु का जब आता है तो सारे लोगों को कफ वगैरह ज्यादा हो जाता है। जैसे सर्दी का जमा हुआ कफ है और फिर वो धूप लगती है बॉडी से, वो पिघलता है पित्त की उष्मा से। तो वो पिघलता है तो सर वो सारा बच्चों में तो अक्सर होता ही होता है। बच्चे तो ऐसे वोमिटिंग कर नहीं सकते, तो वो सारा कफ वाला ही निकलता है उसमें। वो कफ वाला ही रहता, वाइट वाइट इस चिपका चिपका सा। और उसमें सर उसमें भी करता है बच्चे, जैसे कई बार वॉमिटिंग नहीं भी कर पाता तो नीचे से भी निकलता है। और किडनी वाले पेशेंट का भी रहते ही है सर, जिनको ज्यादा यूरिया क्रेटिनिन और या ट्यूमर वगैरह भी होता है, उनमें भी वात वाले भी और उनमें मिक्स वाले से सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। और सर अभी मोनिका मैम ने बोला भय शोक वाले में किसी को डरा दिया, उसमें वातज वाले ही रहते हैं सर। उसमें एकदम अक्षोभ पैदा होता है, पीड़ा होने लग जाती है वायु का ज्यादा प्रकोप, तो सारा का सारा बाहर निकालने की कोशिश करता है। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी सर ऐसा ही देखने को मिलता है, उसका भी प्रेजेंटेशन ऐसे ही रहता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले में। और सर गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, और क्रीमी वाले में भी रहता है सर। क्रीमी वाले में भी एकदम से क्षोभ पैदा होता है और वो क्रीमी के साथ ही मतलब निकलता है सारा कुछ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं। और किडनी फेलियर में जो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है, उसमें भी उल्टी आती है बहुत ज्यादा। हाँ सर इसमें भी जैसे हाइपरमेसिस ग्रेविडा और ये एक्लैम्पसिया के केसेस भी होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा जैसे इसमें रहता है फीमेल के अंदर, उसमें भी ऐसे ही रहता है। एक्लैम्पसिया में बीपी एकदम से शूट करता है, वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है वो भी, जी प्री एक्लैम्पसिया का जो केस रहता है। जी। अंजना मैम का भी सुन लेते हैं, मैम के कुछ बताएंगी मैम का अनुभव। अंजना मैम अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया बताइए। हाँ सर, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार जी सर। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि सर्दी तो बहुत अच्छे से हम लोग सबको पता ही है, लेकिन सर्दी में भी वात और पित्त और कफ, इन तीनों का जो आपने बहुत अच्छे से आज कहना चाहिए हम लोग को एक डिटर्मिनेशन बताया क्लियर कट, तो उसमें एक डायग्नोसिस बन सकती है। और मेरे हिसाब से सर ये डायग्नोसिस बहुत अच्छे से बनती है कि समटाइम्स जैसे हमारे पेशेंट आते हैं और आवाज उनकी बहुत जोर से आती है वॉमिटिंग वाली, वो लगता है कि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करेंगी, और वो हल्का सा निकलता है और फिर बहुत तेज से बेग आएंगे, फिर उसको उसकी जो भावक मात्रा होगी, भावक द्रव्य जो भी निकलता है, जो भी पदार्थ निकलता है वो बहुत कम निकलता है। तो ये एक बहुत अच्छा लक्षण आपने यहाँ बताया कि वातज सर्दी में जो है वो पेशेंट इस तरह का जो है उसकी वेग बहुत जल्दी जल्दी भी आते हैं, ज्यादा वेग आते हैं, लेकिन मात्रा कम निकलती है। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि इसमें जनरली क्योंकि जो टेस्ट होते हैं वो तीनों में टेस्ट अलग अलग से ही होते हैं, तो जहाँ पे कषाय रस की फीलिंग होगी या फिर सफेद रंग की या फिर हल्का सा जो है कृष्णवर्णीय और पतला मटेरियल निकलेगा उल्टी में, उसको उसको वहां पे उन्होंने जो है वातज का प्रधानता दी हुई है। और इसके अलावा एक बात और यहाँ पे हमने जो पढ़ा भी इसमें ये लिख रहे थे कि वो नाभि प्रदेश में भी वेदना होगी, सिर में भी दर्द होगा और थोड़ा सा पेशेंट को तोद होगा, सर है तो होता ही है, हृदय प्रदेश में या पार्श्व में भी अधिक वेदना होती है। लेकिन सबसे जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का जो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा बात कफ में, वो मुझे ये लगा कि यहाँ मात्रा कम होगी और वेग ज्यादा वेग से आएंगे जो एक आवाज के साथ आएगी। कफज में इसका उल्टा होता है, कफज में क्या होगा कि मात्रा भी अधिक होगी, वेग भी आएगा, वेग के साथ साथ उसकी मात्रा भी जो है वो छलती वेग तो जैसे भी मानिए अगर आ रहा है या उसकी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेग आएंगे, लेकिन मात्रा जो निकलेगी वो बहुत अधिक निकलेगी। और दूसरी बात है जो कफज में होता है वो तंद्रा है,
ये जैसे कफज के जो लक्षण होते हैं, रुचि है, अंगौरों पे, जैसे सबने बताया कि इंडाइजेशन हो गया, या कभी कभी हॉस्टल से हम लोग भी आते थे तो हम लोग बहुत खाना खा लेते थे, अच्छा ज्यादा खाना खा लेते थे, तो समटाइम्स इस तरह की सर्दी मेरा अपना अनुभव है कि ऐसा एक आधा मेरे को भी, जो हम लोग यूजी में पढ़ते थे और फिर बहुत दिनों बाद घर आते थे तो मम्मी के हाथ का बना खाना ना चाहते हुए भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता था, और फिर वो जो पूरा जो पीड़ा होती थी और वो जो वॉमिटिंग होती थी, वो वॉमिटिंग जिसे कहते हैं कि एक बार निकल जाता है तो फिर बहुत रिलैक्स हो जाता है पेशेंट, तो इस तरह की जो वॉमिटिंग होती है वो कफज वॉमिटिंग होती है कि मात्रा वेग कम आते हैं लेकिन उसका जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, और शरीर में से बताते हैं कि वो पूरे रोंगटे से खड़े हो जाती है, इतनी ज्यादा मात्रा निकलती है कि वीकनेस हो जाती है, और पेशेंट को उसकी मतलब वो पेशेंट एकदम मतलब बहुत अजीब हल्कापन या कहीं कमजोरी फील करने लगता है, क्योंकि वहाँ रसवय शौच का सीधे कफ कफ प्रधान है तो रसवय शौच पे सीधे उसका इफेक्ट पड़ता है। तीसरे नंबर पे हमारा बचा पित्त। तो पित्तज में तो जैसे भी बात हो ही रही थी कि क्योंकि हर दोष की बात हम कर रहे हैं तो दोष पित्त में कहीं ना कहीं विदग्धता होगी ही होगी, और जब पित्त में कहीं विदग्धता होगी तब की बात ये जो बताई गई है कि जब विदग्ध पित्त हो जाता है तो फिर वो क्या करता है कि अपने सिम्टम्स देगा ही देगा, वहां पर पीड़ा भी थोड़ी सी अलग तरह की होती है, और मर्म की पीड़ा जिसे कहते हैं कि बहुत कष्ट कष्ट ज्यादा होता है उसमें, और फिर वो जैसे अभी आपने बताया कि हम अगर बहुत देर तक सनलाइट में खड़े रह जाएं, जैसे इस समय अगर हमें कोई कह दे कि आप 10 मिनट के लिए भी धूप पे लगातार खड़े हो जाएं तो बार बार वो शुष्कता हो जाएगी, और हमारे जो है शरीर पूरा लगेगा जैसे हम जलन हो रही है, दहा हो रही है नेत्र देश में, तम तम जैसा फील होगा, चक्कर आने लगेगा, ये एकदम कॉमन सी बात है, कॉमन है। और फिर उसके बाद जो पदार्थ बाहर आएगा वमन के बाद, सर्दी के बाद जो बाहर आएगा वो भी पीत रंग का, हरे रंग का, धूम वर्ण का, मतलब उसका रंग अलग होगा, और कहीं ना कहीं उसमें गर्म हल्का सा उष्णता पित्ता तिक्तता ये जरूर रहेगी उसमें। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब सर्दी का वेग आता है तो वहाँ दहा रहती है, और ये जो है गले में दहा जो है वो सबसे इसका प्रकंपित का लक्षण है, क्योंकि इसमें जनरली कहते हैं कि जो है पित्त शरीर में जो निकलता पदार्थ जो निकलता है वो मात्रा भी उसकी ठीक ठीक होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, लेकिन यह है कि सबसे बड़ी बात है कि उसमें उसका रक्त भी कुछ पीत वर्ण वो सॉरी उसका जो कलर भी है वो पीत वर्ण का होता है, और उसका जो रस होता है वो तिक्त रस प्रधान होता है। तो ये तीनों लक्षण आज बहुत अच्छे से सर आपने बताया, बहुत अच्छे से क्लियर हुए, और हमें लगता है कि ये फीलिंग्स पेशेंट को अक्सर आती है, तो गर्भिणी वाली जो पेशेंट मेरे पास आती है जनरली उनको भी ऐसा ही होता है सर, क्योंकि उनको वॉमिटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, और वॉमिटिंग की फीलिंग ज्यादा होती है, वॉमिटिंग ज्यादा होती है, तो ऐसे केसेस में भी हम यही कह सकते हैं कि हमें पेशेंट को जो है वो थोड़ा सा कहाँ वातज, कहाँ पित्त और कहाँ कफज, इसी हिसाब से हमें चिकित्सा अगर हम करेंगे तो हमें और सक्सेस मिल जाएगी। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज। जी एक डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। वर्षा मैम आप कुछ बताएंगी, आपका कुछ एक्सपीरियंस, या डॉक्टर एमवी सुशील सर कृपया बताइए आप लोग भी, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। प्रणाम सर। जी बताइए, आपने तो वुमन के बहुत पेशेंट ठीक किए हैं। जी सर ऐसे ये मुंह में मिठास और या फिर ये गले में जलन, छाती में जलन, ये मतलब पित्त छर्दी और कफत छर्दी के ज्यादा पेशेंट आते हैं। जी और आप लोगों ने कभी ट्रैवलिंग करते हुए बस में या कैसे देखा है क्या उल्टी के पेशेंट? जी सर, बहुत बचपन में तो मुझे खुद ही होता था, बहुत परेशान हो जाते थे हम लोग, तो बस में तो स्मेल से ही उसकी बहुत ज्यादा वोमिटिंग आने लगती थी, वो पेट्रोल डीजल की, कहीं सफर के नाम से पहले से ही ऐसा फीलिंग आने लगती थी कि अब वोमिटिंग होगी। और उस टाइम सर कुछ भी कर ले, मतलब एंटीमेटिक खा के भी अगर चलते थे तो भी हो जाती। ठीक है, और वंदना मैम कुछ नहीं बोलेंगी? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं ठीक है सर। वंदना मैम कुछ नहीं बोलेंगी क्या? जी मैं सुन रही हूँ। आपको कुछ उल्टी का पेशेंट आते होंगे तो आपने कुछ ऐसे देखा होगा तो बताइए। अभी अंजना मैम ने बहुत अच्छे से बताया, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ी 6:30 बजे किसी कारण से, तो बहुत अच्छा। लास्ट में भी मैं सुन रही थी कि जो एक प्रोजेक्टाइल होती है या मोशन की वजह से होती है, तो किस तरह हम लोग उसको वात पित्त कफ में अलग अलग रख सकते हैं। वॉमिटिंग के पेशेंट तो सभी के पास आते हैं, पर हाँ
इसको जब हम माधव निदान की दृष्टि से देखते हैं तो सच में अलग अलग है कि जलन के साथ कहाँ हो रही है छाती में एकदम, और कहाँ पर एकदम बहुत प्रभुत मात्रा में द्रव बाहर निकल गया और निकलते ही एकदम आराम आ गया, जैसे कफज में आप बता रहे थे। और मुझे लगता है कि जब बहुत बस में चल रहे हैं या ऊपर नीचे पहाड़ों की रास्ता जा रहे हैं और तब जो हो रही है वो शायद वात में आती होगी। और अंजना मैडम, जो गर्भिणी को होती है तो उसमें तो हम लोग पित्तनाशक द्रव, जैसे हम लोग सौंफ का पानी या धनिया का पानी या लाजा मंड देते हैं, उसके बाद पेशेंट को आराम आता है, तो उसको हम पित्तज में ही रखेंगे ना मोस्टली। अंजना मैम आपसे क्वेश्चन पूछ रही है मैम। जी 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 मैम, जी सर। मैम ऐसा मैंने भी यही बात अभी सोची थी कि पेशेंट में कफत प्रधान भी हो सकती है, पित्तज प्रधान भी हो सकती है। कोई गर्भिणी जनरली क्या होगा, मधुर ज्यादा लेती भी है या उसका मन भी करता है, लेकिन ये मैंने देखा कि प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट नहीं होती है जो वापस प्रकृति की होती है, और वो थोड़ा सा खाने पीने में भी, जैसे हम लोग बताएंगे कि थोड़ा मधुर लीजिए, थोड़ा सा अम्ल लीजिए, लेकिन वो लोग थोड़ा सा अपने मन का फिक्स लेंगी, या गोलगप्पा खा के आएंगी, फिर उसके बाद आके रोती है, मैडम बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है या बहुत ज्यादा पूरा शरीर में दर्द हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि पित्तज प्रधान सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और अनुशांस रखने के हिसाब से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम वातज भी है और कहीं ना कहीं कफज के भी लक्षण हमको मिलते हैं। और पित्तज तो है ही, क्योंकि वहाँ पहले ही बता दिया है उन्होंने कि निष्टीवना गौरव मंसादो तंद्रा प्रहर्षे, मतलब कि जो हृदय व्यथा का मतलब ये है कि अम्लीयता को ज्यादा फील होती है और डाइजेशन प्रॉब्लम होती है और मूवमेंट कम होता है, तो वो है। हमने शोर्टेज में क्लियर बता दिया कि वहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो मेन पित्तज ही होती है। लेकिन मैं इससे कह रही थी कि कुछ पेशेंट नहीं होती है कि जो ज्यादा जोर से आवाज भी करती हैं, और मॉर्निंग आवर्स में देखिए तो कुछ घर में अच्छी आवाजें मतलब तुरंत उठते ही शुरू हो जाती है, तो ज्यादा कुछ लोग को होता है कि वॉमिटिंग हो गई पता भी नहीं चलता है, मतलब उन्होंने अच्छे से उनका द्रव्य निकल गया और फिर वो रिलैक्स हो गई, और कुछ का द्रव्य नहीं निकलता है लेकिन आवाज बहुत तेजी से जी जी। नहीं, हेतु अगर हेतु सेवन ना कर रही वहाँ कहीं ना कहीं वारती है और उनका जो है सिम्टम्स इस तरह से। जी मैडम, अगर हेतु सेवन उनका नहीं है गर्मी की और केवल फीलिंग जो आती है उसके बाद जो वॉमिटिंग अगर हम मानेंगे, तो उसको हम प्रभुत मात्रा में जो अगर है कि अगर हम मानेंगे बिना किसी हेतु सेवन की भी, मतलब नॉर्मल खाना वो खाती है, फिर भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो उसको वॉमिटिंग होती है, जैसे नॉजिया होती है, तो उसको हम पित्तज की श्रेणी में मानेंगे ना। कॉमनली तो वही होगा, क्योंकि डाइजेशन जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है। जब डाइजेशन इम्प्रॉपर होता है तो वो अम्लता की बताती है कि पेट में जलन हो रही है, दाह हो रही है, ये तो वो खुद ही बताती है। जी थैंक यू मैम। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बताएंगी? आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। हाँ जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम बताइए। हाँ जी सर, प्लीज आप बोलिए, फिर मैं बाद में बोलती हूँ। हाँ। कई बार क्या होता है कि जैसे इंटेस्ट ये जो किडनी पेशेंट रहते हैं सीकेडी वाले, तो उनको भी रिफ्लेक्स आती है, तो वहां पे क्या है कि उबकाई जैसी आती है बार बार। तो उसमें सर क्या जो यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से ऐसी उबकाई आती है, बराबर ब्लड में आती है ना, आती है। यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो इसलिए आती है ना। तो उसको वातिक श्रेणी में ही माना जाएगा। वातज में, वो वातज में माना जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें कफ अगर निकल रहा है तो कफ वाला देखिए, पित्त निकल रहा है पित्त वाला देखिए, वात वाला तो वात। आप देखिए उसमें सर ज्यादातर क्या रिफ्लेक्स ही आते हैं, जैसे आवाज के साथ उबकाई उबकाई आती है। हाँ, अभी मेरे पास एक महिला पेशेंट थी, हालांकि वो सीकेडी की नहीं थी, लेकिन उसको क्या था कि मतलब लगभग 3 अप्रैल मई जून मई से उसको बुखार कंटिन्यू चल रहा था, और मेरे पास तो वो 24-25 तारीख को आई थी, यानी 20-22 दिन बाद आई थी। तो अब उसको क्या सिम्टम्स थे कि उसके पैरों में सोथ आने लग गया था, और उसको उबकाई ज्यादा आ रही थी, फीवर उसको कंटिन्यू था, और यूरिन में उसको बर्निंग सेंसेशन आ रहे थे, रिकरेंट आ रहे थे। तब मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया था, तो वो सारी चीज सबसाइड हो गई, लेकिन उसकी जो उबकाई थी ना वो कम नहीं हुई थी, वो लगभग 4-5वें दिन जाके कम हुई थी। तो उसमें सर हालांकि तो मैंने उसको जो उसका जो अपना फीवर का जो डाइट चार्ट के हिसाब से लंघन करा के दूध का ही सेवन करवाया था, और बाकी व्रंगण द्रव्यों में तो केवल उसको ब्राह्मी वटी स्वर्ण युक्त ऐड करी थी।
बाद में फिर उसको स्वर्ण बसंत मालती पे ऐड करने के बाद ही वो मतलब पूरी तरह क्योर हो पाई। अब हालांकि ठीक है, तो वहाँ क्या रीजन था कि जो सर उबकाई आ रही थी? तो आप निकालिए उसमें उसमें साहू सर, हाँ पवन जी। हाँ, कई बार ऐसा होता है जब लंबे टाइम तक बुखार चलता है ना, हाँ तो उसमें क्या होता है, वात का प्रकोप ज्यादा होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है, जैसे माइंड दिमाग के अंदर ना अंगों में धीरे धीरे, क्योंकि प्रॉपर खाना पहुंचता नहीं, इंडाइजेशन पेशेंट को रहता है, वो धीरे धीरे जब रुकता अंदर रहती है तो वात का प्रकोप ज्यादा होता है, और ऊपर ब्रेन के अंदर भी हल्की फुल्की स्वेलिंग हो जाती है। जब आईसीपी रेज करता है ना, उन पेशेंट हम्म। को ऐसे ही फीचर आते हैं। जब हम उनको, वैसे हम उनकी ना वात वाली चिकित्सा ज्यादा करते हैं तो उन लोगों को तुरंत आराम आता है, मतलब। हाँ नहीं, उसमें फिर जब हाँ स्वर्ण बसंत मालती रस का ऐड किया गया तब जाके वो पेशेंट अच्छी तरह से रिकवर हो गया है। तो हाँ, तो स्वर्ण बसंत मालती ने तो तीनों 200 पे ही काम किया उसमें तो। हालांकि अब पेशेंट ठीक है। बाकी ये है कि जो पेशेंट मतलब 20 दिन से कई बार उसने जो काफी हाँ हेवी एंटीबायोटिक्स ली थी और वहाँ काफी ट्रीटमेंट कराए थे, एक उसका उसमें क्या है कि उसकी सीबीसी में टीएलसी जरूर रह जा रही थी, 16-17 हजार के आसपास आ रही थी। जितने भी बाकी ऑर्गन, हाँ, ऑर्गन वाली ये जितना हाइयर एंटीबायोटिक हम देते हैं और देते हैं, ये अंदर रुक्षता पैदा करते हैं। रुक्षता से वायु का प्रकोप ज्यादा होता है, वायु के प्रकोप से फिर सारा, मतलब ये सारा बॉडी उसकी का system है। उसकी बॉडी में मतलब अग्निमांद बहुत ज्यादा था। और उसमें एक चीज और नोट की थी मैंने, जब भी पेशेंट से मेरे से चोरी छुपे, मैंने उसका सारा डाइट प्लान बता रखा था कि भाई आपको कुछ नहीं लेना, केवल लिक्विड आहार लेना है 3-4 दिन, जब तक भूख नहीं हो। पर उसने चोरी छुप के जब भी रोटी खाई ना, तब उसको फीवर आ गया। फिर मैंने उसको बोला कि आप है ना देखो, जब तक पथ्य पालन नहीं करोगे तब तक पूरी तरह ठीक नहीं होगे। या तो आप हाँ, सही से बताओ कि आपने क्या गलती की है। जैसे अरविंद सर पूछते हैं ना, तो ऐसे मैंने उनसे आम का पूछा। संचित ज्यादा हो रहा था ना, आम पहले तो निकल नहीं रहा था, और हाँ, दोबारा फिर आम में वो रोटी खा खा के और आम को बढ़ा रही है। लेकिन वो उसने नहीं बताया, उसके हस्बैंड ने बताया कि सर इसने रात को रोटी खाई थी। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप पथ्य पालन नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि मरीज को दवा दे दी और आप उसको तुरंत ही खाना स्टार्ट कर दो। हमारा उद्देश्य होता है कि मरीज पूरी तरह टोटली रिकवर हो, दोबारा रिकरेंस नहीं हो। तो फिर पेशेंट को समझ में आ गई, फिर उसने लगभग 5-6 दिन तक पूरी तरह चपाती नहीं खाई, कि लिक्विड आहार जैसे चावल का मांड का पानी है, दूध है, और आपके ये यूस है मूंग दाल का, और जैसे सब्जियों का सूप है, लौकी है, तुरई है, या और भी जो सीजनेबल सब्जी थी उनका सूप पिया उसने। और उसको ठीक हो गई। भूख बढ़ाने के लिए जो अरविंद सर बताते हैं गुलकंद में पान रख के चूसने के लिए, वो बोला, तो वो अब काफी अच्छे से क्योर हो गई। और कल का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि कल क्या था कि मेरे फ्रेंड की मदर थी, तो उनको 26 तारीख को हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई, तो उनका पेसमेकर चेंज कर दिया, उनको पेसमेकर लगा दिया। तो उनका 28 तारीख को ऑपरेट करने के बाद घर ले आए। तब से 28 से, और कल 3 तारीख थी, तो 3 तारीख तक वो फ्रेश होने नहीं गई। तो कुछ तो क्या 2-3 दिन तक पेसमेकर लगाया, तो उनको लिक्विड आहार पे रखा। उसके बाद उन्होंने घर पे आने के बाद भी हल्का खाना लिया, और बेड से मतलब मूवमेंट नहीं करा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि भाई आप ज्यादा हिलना डुलना मत। तो उन्होंने उसका पूरी तरह पालन किया। और उन कल फिर वो उनके पिताजी मेरे पास आए कि बेटा है ना चल, और वो मतलब मेरा मित्र है, उस उनकी बद्री की मम्मी को लेटरिन नहीं आ रही, पेट में अफार आ रहा है। तो उस टाइम के मैं जा तो नहीं पाया, लेकिन मैंने उनको कैस्टर ऑयल बोला, तो मैंने कहा आप ये 30 ml कैस्टर ऑयल 1.5 कप दूध के साथ पिला देना, और इसमें इसी कैस्टर ऑयल से नाभि पूरण करना, और उसके बाद उसकी पेट पे मालिश करना, और गर्म पानी की बोतल से सिकाई करना। तो उसके बाद 1 घंटे तक उन्होंने ये प्रयास किया और उनको मोशन नहीं आया। फिर उनका मेरे पास दोबारा फोन आया, तो कि बेटा एक बार देख ही के ही जा। तो मैंने कि मैं देख के आऊँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन और आटो पाना हो कि वृद्धि हो रही हो। तो मैं देखने गया, तो मैंने जाके देखा, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने इनको खड़ा किया कि नहीं किया। तो वैसे हालांकि मैं गया तो उस हिसाब से कि भाई एनिमा प्लान करके इनको बस्ती लगाई जाएगी, वो बस्ती के मूड से गया था। लेकिन वहां जाके देखा तो वो पूरी तरह लेटी हुई थी, पेट में काफी मतलब आना की राटोप की स्थिति थी। तो मैंने कहा कि आप इनको खड़ा करके और 5-7 मिनट चलाओ। जब उनको खड़ा करके 5-7 मिनट चलाया, और उसके 10 मिनट बाद ही फिर वो फ्रेश होने चली गई। तो एक तरह से वो बस्ती प्लान से भी बच गई। लेकिन क्या होता है कि कई बार पेशेंट
मूवमेंट नहीं करता, एक तरह से फ्लैट लेटा हुआ है 6 दिन से, तो भी मोशन नहीं आता, क्योंकि जब तक अधोगति नहीं होगी वायु की तब तक वायु का अपान वायु की कैसे शुद्धि होगी। तो फिर 15 मिनट बाद ही फ्रेश हो गए वो। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि कई बार जैसे जो नाभि पूरण और कैस्टर ऑयल की पेट पे मालिश और स्वेदन, तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस मिला था, जो ये एक आयुष दर्पण की मुझे देन लगी। तो ये बहुत अच्छा लगा। कभी आप लोगों को भी ऐसी चीजें हो तो इस छोटे छोटे जो सर के जो क्या बोलते हैं इनको कि प्लान बोलते हैं, तो ये भी क्या कि बहुत अच्छी आपको यश और प्रकीर्ति दिलवाती है। थैंक यू सर। सर साहू सर, उसमें ऐसा होगा वही ना, 4-5 दिन भूखा लग रखा उनको, वहां पे हाँ भी वायु का प्रकोप ज्यादा ही होता है। जब पेशेंट का वो रहता ही है सारा 4-5 दिन ना, वायु ज्यादा वहां पे, और वो जकड़ती है पूरे उसको। और बोले तो खाना पीना भी नहीं दिया, कई बार ऐसा होता है पोटासियम कम होना किसी पेशेंट का, तो उसमें क्या होता है पैरालाइटिक इलियस हो जाता है, मतलब जो इंटेस्टाइन ना बिल्कुल शिथिल पड़ जाती है। और आपने उसमें जैसे चलाया भी उसको, और वो भी दिया, वात भी वहां से हटा, वायु का रास्ता निकलने को एकदम से मिला तुरंत उसको, ये इसका तो भी उसको हुआ। नहीं पवन सर, इसमें क्या होता है कि पैरालाइटिक जो ये होता है ना इंटेस्टाइनल, उसमें मुझे तो जो रीजन लगा कि भाई 2 दिन तो वो हॉस्पिटल में एडमिट रही, 26 को उनको प्रॉब्लम थी, 26 के बाद जैसे सुबह मॉर्निंग में फ्रेश हो गई, उसके बाद फ्रेश ही नहीं हुई वो। फिर एक दिन उनका ऑपरेशन प्रोसीजर लगा जो पेसमेकर डाला, फिर एक दिन 2 दिन वहां रखा, और उसके बाद उनको छुट्टी कर दी। तो जब हॉस्पिटल में तो वो पूरी तरह फ्लूइड पे रखते हैं, घर आने के बाद भी पेशेंट को बोला कि भाई आप मूवमेंट मत करना, तो वहां भी उन्होंने कम मूवमेंट किया, अब केवल बेड पे ही मूवमेंट किया, और खाना पीने में कुछ लिया नहीं, केवल लिक्विड डाइट ली। तो जो और भी आंतों का मल था, 1-2 बार पालक, और उन्होंने डायबिटिक क्या, थी पेशेंट? नहीं नहीं नॉर्मल, कोई डायबिटिक वगैरह कुछ नहीं है। और उनको क्या था कि वो पालक की दाल दी थी, जो पालक वैसे भी कॉन्स्टिपेशन करता ही है। और क्योंकि लोग बाग ये नहीं समझते कि पालक पचने में भारी होता है, वो समझते हैं कि पालक बहुत अच्छा पौष्टिक है और हल्का होता है, जबकि वास्तविकता क्या है कि जो हरी पत्तीदार जितने भी शाक वर्ग के वो जो है भोज्य पदार्थ, उनमें ये वात का गुण ज्यादा होता है और वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ था, और फिर मूवमेंट नहीं हो रहा था बॉडी का, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। अब हालांकि साग में, देखिए, साग वर्ग में मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, जैसे कोई पेशेंट ना सरसों का साग खाता है, जैसे सीओपीडी वाले पेशेंट है या वीक वाले पेशेंट है जिनको एसिडिटी वगैरह रहती है, वो पौष्टिकता के लिए लोग उसको लेते हैं। जैसे सरसों का गाँव में मानते ही है भाई साग पौष्टिक होता है, पर वो डाइजेस्ट होता नहीं। जैसे सीओपीडी वाले पेशेंट अब पालक खा ले या सरसों का साग खा ले, उनको प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, वॉमिटिंग भी आ जाती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी ज्यादा होता है, ये सारे सिम्टम उनको होते ही होते हैं। पालक तो बहुत डेंजरस मानता हूँ मैं देता नहीं हूँ अपने पेशेंट को किसी को जल्दी सी। नहीं पालक के ये जो एसिडिटी के साथ साथ जो ये वात वाले रोग होते हैं ना, जिनको वातिक शूल होते हैं, जैसे जानु शूल, कटी शूल या उसको भी स्कंद शूल, बढ़ाता है। हाँ, तो उनमें वात को भी मतलब बढ़ाता है। तो वहाँ उसको अपत्य बनाया है, शाक वर्ग को, जो से उसमें अपत्य, शाक और सूक धान जिनको बोलते हैं, तो ये अपत्य की श्रेणी में आते हैं अगर वातिक रोग होते हैं। तो आपकी बात ये सही है कि एसिडिटी भी क्रिएट करेगा, जब ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो एसिडिटी भी बढ़ेगी बढ़ेगी साथ में। थैंक यू सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। आप तो सर बोलो इसमें कुछ। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो साग बता रहे हैं वो सच में पचने में हैवी रहता है। शाक वर्ग जो है वो, कुछ कुछ साग तो आंखों की रोशनी भी कम कर देता है। ये चौलाई का साग भी बड़ा खतरनाक होता है सर। जी, डेली डेली जो लोग खाते हैं उनको वात विकार तो बहुत ज्यादा हो जाता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। और डॉक्टर वीरेंद्र मोहन महाजन सर, आप कुछ बताएंगे छर्दी के कुछ पेशेंट का अनुभव या आपका अनुभव? डॉक्टर सतीश कुमार जी आजकल बोल नहीं रहे हैं। डॉक्टर सतीश कुमार जी कुछ बताइए प्लीज। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी आप कुछ बताएंगे? मिश्रा साहब कुछ बताइए कृपया। सर प्रणाम। जी प्रणाम। आप कुछ बताइए, पेशेंट आते होंगे आपके पास डेली।
हेलो। उल्टी के पेशेंट आते हैं क्या आपके पास? हाँ सर, आते हैं। तो आप ऐसे वातज पित्तज कफज के हिसाब से देखते हैं? हाँ, थोड़ा सा निकालते हैं उनका कि क्या है। हम तो ये देखते हैं कि इनका खान पान कैसा क्या रहा, फूड पॉइजनिंग वगैरह का भी देखते हैं, क्या खाया रात में, उससे निकाल के जी। तब उनका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। ज्यादातर केसेस में तो ट्रीटमेंट में हमारे पास गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में अविपत्तिकर वगैरह रहता है, जी। तो अविपत्तिकर और उसके बाद कामदुधा और लघु शेखर रस, इन्हीं चीजों को देते हैं। और बाकी अवेलेबल मेडिसिन जो इनके लिए होनी चाहिए, मयूर पिच भस्म वगैरह, वो रहता नहीं है हम लोगों के पास, जी। तो इसी से करते हैं सर। और सर आपका फेवरेट स्वर्ण गैरिक? हाँ, स्वर्ण गैरिक तो बहुत अच्छा है। वो लघु शेखर रस और में मिल गया ना मुझे, लघु शेखर रस में मिल गया स्वर्ण गैरिक। स्वर्ण गैरिक तो बहुत अच्छी चीज है। और सर आप अभी कहाँ पर पोस्टेड हैं मिश्रा जी? सर पिथौरागढ़ में ट्रांसफर हुआ था मेरा अभी, लोहाघाट से जी। चंपावत से पिथौरागढ़। अच्छा, तो आपका ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं? 8 से 2। अच्छा, तो फिर और शाम को नहीं रहता? यहाँ एक्चुअली इंटीरियर इलाका है, तो पूरे दिन ही पेशेंट आते रहते हैं। जी। जो हॉस्पिटल टाइमिंग है तो वो इन लोगों का वर्क टाइमिंग रहता है, तो उस समय तो ये लोग आते नहीं है। जी। उससे पहले आने शुरू होते हैं और अस्पताल के समय के बाद तक आते रहते हैं। जी। और संडे को छुट्टी? अब यहाँ पे ही अगर जो रहना होता है तो छुट्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से तो अपनी छुट्टी हो गई, लेकिन काम तो हमको, पेशेंट आ रहा है तब भी देखना ही पड़ रहा है। जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सर पिथौरागढ़। जी। जी। तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है, बहुत ज्यादा। और मतलब मैं इनसे ना बहुत ज्यादा वो प्रभावित हूँ। बहुत मेहनत भी करते हैं और समाज के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं सर। जी, बहुत अच्छे हैं मिश्रा जी। रियली मैं उनके धन्यवाद सर। appreciate करता हूँ बहुत। मतलब मेरे मन में उनके लिए बहुत ज्यादा और घमंडी नहीं है, मतलब डाउन टू अर्थ हैं मिश्रा जी, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर, आप सबका सब आशीर्वाद है। आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। जी। विशेष तौर पे पवन सर, अरविंद सर भी कई बार नाराज हो जाते हैं, डांट देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा ही लगता है, जिसमें अपना तो होता है वही डांटता है। जी। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? प्रणाम सर, प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी। कई बार ऐसा होता है, पेशेंट को उठा के लेके लाते थे क्लिनिक पे, तो बेहोशी की हालत में, तो उसको चेक करना पड़ता था पहले कि क्यों बेहोशी हुई है। तो मीन टाइम पेशेंट वॉमिटिंग कर देता था बहुत सारी, तो उसी से वो पेशेंट ठीक हो जाता था। जी। तो फिर उसके सिम्टम के हिसाब से जो दवाई की जरूरत होती थी वो दे देते थे। तो जी। कई बार वॉमिटिंग रुकी हो तो उसके कारण मूर्छित भी हो जाता है पेशेंट। तो ये देखा है कि वॉमिटिंग हो जाए, कोई अपथ्य किया हुआ है, ज्यादा खाया हुआ है, भारी अन्न खाया हुआ रात में, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसके कारण मूर्छित सा होता है पेशेंट। जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। तो अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग 7 बजे फिर मिलते हैं अष्टांग हृदय के क्लास में। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू, धन्यवाद।